नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। घड़ियाली आंसू बहाना, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। चुनावी मुहाने पर खड़े राजनेताओं पर यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। राजस्थान में चुनाव प्रचार परवान पर है, दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनता के बीच है। ऐसे में हर उस स्टंट का प्रयोग किया जा रहा है जो सीधे तौर पर मतदाता के मन को लगे और उसका वोट उन्हें मिल सके। जीत के बाद विकास का वादा कर जनता के बीच जा रहे प्रत्याशी इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। बात बात पर उनके आंसू ऐसे आ रहे हैं जैसे उन्हें लग रहा हो कि ये आंसू ही अब जीत का आखिरी हथियार है। अब सवाल ये कि क्या सार्वजनिक तौर पर बहाए गए आंसू किसी नेता की कमजोरी को दर्शाते हैं या उनके मानवीय पहलू को उजागर करते हैं। मानवीय भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना या न करना किसी राजनीतिज्ञ का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें वोट बटोरने का मात्र एक तरीका मान लिया जाए तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नेताओं की टीयर पॉलिटिक्स पर ही आज करेंगे चाय पर चर्चा। अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए चुनाव प्रचार के दौरान कैसे नेताजी आंसू बहा रहे हैं। गौ माता ने बलि दे दी। मेरे तीन गोलियां तो बात मिली, मैं रोया नहीं। मैं तो तोड़ दी। मैंने तो पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने सर्वे के नाम पे मेरे को टिकट दी। ये गौ सेवक है, समाज सेवी है। अरे मेरे पे गोली चलाते, मेरे को मारते, मेरी माँ को मार दिया। मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का साथियों, भक्तों ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ आपको 8 बजे बाद में एक मैसेज मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे आना है। अगर वास्तव में कल की जो बसेड़ी में आप लोगों की भीड़ रही तो मैं आपके साथ फार्म भरने चलूंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूं। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साथी। आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के ईडी की रेड करवा के किरोड़ी लाल मीणा साहब, आपने ये पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में हारा हूं। अगर हिम्मत है तो लड़के सेवा की है, कोट बोलने की, और उसमें कभी जीवन पर कोई कमी नहीं रहेगी। मैं सेवा करता रहूंगा, जी भले मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू। लूटने में लगे हुए हैं। कोई भाई मर जाता है, 1 साल तक दर्जे पे लोग बैठे रहते हैं, तब भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जा करके वहां को पूछने नहीं जाता है। यहाँ कोई चाहे 250 दिन बैठ जाओ, 300 दिन बैठ जाओ, किसी की मौत हो जाए तो भी कोई पूछने नहीं जाता है। बस एक ही काम करना है, कैसे भी कोट पुतली को बचा लीजिए आप सब। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तमाम नेताओं को आपने देखा किस तरह से चुनावी प्रचार के दौरान जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो वो अपने आंसू को नहीं रोक पा रहे हैं। इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गोविंद छीपा जी हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शरद शर्मा जी भी हैं। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही के पास में क्योंकि चुनाव प्रचार अब लगभग परवान पर ही है, क्या ये आंसू असली हैं?
देखिए, आंसू असली है या आंसू नकली है, इसका तो जजमेंट जो है वो तो जनता करेगी। जनता इस पे देखेगी कि किस नेता के आंसू असली हैं, किसका जुड़ाव जनता के साथ रहा है, या कौन अपने घड़ियाली आंसू बहा रहा है, ये जनता तय करेगी और 25 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने जो 4.5 साल 5 साल के अंदर जो काम किया है, जो शासन किया है, और उसके बाद जो 7 गारंटियाँ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आंसू जो हैं वो 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरी बीजेपी के निकलने वाले हैं और जनता ने तय कर लिया है फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी प्रतीक जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि 7 गारंटी एक तरह से कांग्रेस के स्टार प्रचारक है 7, और ये गारंटी ही कांग्रेस को वापस से सत्ता में लेकर आएगी, राजस्थान का रिवाज जो है वो बदलेगा। कांग्रेस तो फिर क्या जरूरत है इन आंसुओं की? सवाल ये 7 गारंटी ही नहीं, हमने जो 4.5 साल 5 साल जो राज किया है वो, हमने जो महंगाई राहत कैंप में जो राहत दी है वो, उसके अलावा जो जनता के लिए जनहितैषी नीति लेके आए, सरकारी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं वो, चाहे बात कर लीजिए जो चिरंजीवी योजना है उसकी बात कर लीजिए, अनेक और हमारा रिपोर्ट कार्ड, और ये 7 गारंटी कार्ड हमारा प्रमुख चेहरा है। और दूसरी बात, जब इमोशनल होकर हो सकता है किसी के आंसू निकल जाए, मैं किसी भी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस या किसी भी निर्दलीय, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता तय करेगी ये 25 तारीख को कि किसके आंसू असली हैं, कौन जनता के बीच में रहा है, कौन जनता की सेवा किया है, और किसके आंसू घड़ियाली हैं जो खुद ही अपने कार्यालय के अंदर गायों की मृत्यु करवा देते हैं और उसके बाद में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोते हैं। तो जनता तो उनको चुनाव उसी दिन हरा दिया जिस दिन उनके वो घड़ियाली आंसू देखे। चलिए, गोविंद छिपा जी हमारे साथ में। गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी, और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इतने कमजोर कि उनको आंसू आने लग जाए। देखिए दर्श जी, मैं सीधा सा ये कहना चाहूंगा इस पे कि आंसू असली हैं या नकली हैं, ये तो जिसने आंसू निकाले हैं वही बता सकता है, क्योंकि इस पे तो कोई क्या कहेगा। लेकिन जो प्रतीक जी कह रहे थे कि रवि जी के लिए ये आंसू क्यों निकले हैं, इस पे हमको देखना चाहिए। अर्चना शर्मा जी रो रही हैं कि मैं 2 बार हार गई हूं, मेरे को अगर तीसरी बार भी हार गई तो मेरा तो कैरियर चौपट हो जाएगा, इसलिए रो रहे हैं। रवि नैयर जी रो रहे हैं गायों के लिए। तो अगर आदमी दूसरे के लिए रो रहा है तो वो भावनात्मक आंसू होते हैं, और अगर आदमी अपने लिए रो रहा है तो वो कमजोरी होती है। सीधी सी परिभाषा है। सोनिया गांधी रोती हैं बाटला हाउस के लिए, किसके लिए? आतंकवादियों की मौत पे। लेकिन उसी एनकाउंटर में एक पुलिस वाले की जो डेथ हो जाती है उसके लिए कोई आंसू नहीं है। तो आंसू आ रहे हैं भावनात्मक तरीके से, अच्छी बात है। कोई भी कभी भी देखिए किसी की भी भावना कभी भी छलक सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप रो क्यों रहे हो? अपने लिए रो रहे हो तो देखिए अब रोते रहो। और अगर दूसरे के लिए आंसू निकल रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि निज परिताप द्रवई नवनीता और पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे के ताप से अगर आदमी पिघलता है तो वो संत है, और अपने ताप से तो भैया सारे ही रोते हैं। अब 3 तारीख को कौन रोएगा, ये अच्छी बातें नहीं लगती। 3 तारीख को बात करेंगे, आज बात करने का क्या मतलब है? गोविंद जी, आपका ये कहना है कि अर्चना शर्मा जी खुद की जीत के लिए, खुद के करियर के लिए रो रही थी, रवि नैयर जी गाय की मौत पर वो आंसू बहा रहे थे। गाय की मौत शहर में कितनी हो रही है, पिंजरापोल गौशाला में जाके देख लीजिए कितनी गायों की मौत हो रही है। उसके लिए रवि नैयर जी ने क्या किया है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सिर्फ आंसू बहाना काफी? रवि नैयर जी गौ सेवक के रूप में जाने जाते हैं, न केवल जयपुर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में। और उनको जो टिकट दिया है वो गौ सेवक के, उनका जो काम है, आप रवि नैयर जी को जाइए, हर महीने वो कितने निशुल्क राशन, सरकारी नहीं अपने फंड से, और वो बांटते हैं। आप देखिएगा उनकी जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत होगी। और दूसरी बात जो ये है कि देखिए वो गायों के लिए गौ सेवक हैं, उनका गायों से जुड़ाव है। गायों की बात करते करते उनके आंसू आ गए। वो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मेरे को जिताना, अगर नहीं जिताए तो मैं रो पड़ूंगा। आज हुड्डा जी रो रहे हैं तो अपने लिए रो रहे हैं, अर्चना जी रो रही है अपने लिए रो रही है। हमारे जो नेता रोते हैं वो जनता के लिए रोते हैं, गायों के लिए रोते हैं, समाज के काम के लिए रोते हैं। ये फर्क है, ये मोटा फर्क है, ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रतीक जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शरद जी के पास आऊंगा। जी प्रतीक जी। देखिए, पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो झूठ बोलते हैं। इन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए बोला कि बाटला हाउस में रोए, तो मुझे एक स्टेटमेंट, एक वीडियो, एक ऑडियो कहीं भी सोनिया जी का दिखा दीजिए कि उन्होंने ऐसा बोला हो। तो ये तो इनका पहला झूठ। दूसरा झूठ मैं बताता हूँ कि पिछली वसुंधरा जी की सरकार में हिंगोनिया गौशाला में लगभग 84 गाय प्रतिदिन मरती थी।
तो ये रवि नैयर जी तब कहां चले गए थे, कौन से बिल में घुस गए थे? तब तो उनका रोना दिख नहीं रहा था। और गाय अगर मर गई है तो उसके लिए, गाय की अगर मृत्यु हो गई है किसी भी कारणवश, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? ये तो वहीं पता लग रहा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे हैं तो किसके लिए रो रहे हैं। लेकिन जिस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गाय के नाम पर वोट लेने का तय किया, उसी दिन उनकी हार सुनिश्चित हो गई। आप देखिएगा जब 3 तारीख को आएगा तो अभी तो हल्का सा रोए थे और धाड़े मारकर रोएंगे रवि नैयर जी 3 तारीख को। चलिए, हमारे साथ में शरद शर्मा जी हैं। शरद जी, ये तो स्वाभाविक है, पहली बार नहीं नेता इस तरह से रो रहे हैं। चुनाव आते आते इन आंसुओं की जो धारा है वो तेज हो जाती है। सवाल यह है कि कितने असरकारक है ये आंसू? देखिए, इसमें सीधी सी बात ये कही जा सकती है कि हमारी जो भारतीय जनता है वो बहुत इमोशनल है और इमोशंस के साथ वोट भी डल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि एक ट्रम्प कार्ड हर तरफ से खेला जाता है, आखिरी ट्रम्प कार्ड जो एक तरह से कहा जाता है, इमोशंस के जरिए वोट को फ्लो करवाना या इमोशंस के जरिए लोगों के दिल में बैठने की कोशिश करना। और ये प्रयास चाहे केंद्र की बात करें या हम राज्य की बात करें, आपको लगभग सभी नेताओं में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मैं कोट नहीं करूंगा, ना किसी पार्टी का नाम कोट करूंगा, ना किसी नेता का नाम कोट करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर बार कहीं कोई मुसीबत में फंसा हुआ या कोई ऐसा मैटर हो जाता है या इलेक्शंस वाली बात आती है तो नेताओं को आप रोता हुआ देख सकते हैं। और ये एक तरह से कहते हैं ना, इमोशनल कार्ड होता है। अब जैसे यहाँ पे जितने भी नेता चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, इलेक्शन के टाइम पे ये आंसू आना तो कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल कार्ड है जो खेला जा रहा है। जी शरद जी, लेकिन सवाल ये है क्योंकि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है और असर भी दिखा देता है, कई बार जनता इनकी बातों में आ जाती है। इस बार क्योंकि जागरूक जनता है, आपको लगता है कि जनता सब समझ रही है? देखिए, जनता कितना समझती है कितना नहीं समझती है, ये हमारे दोनों साथी जो हैं पहले ही बोल चुके हैं कि 25 को वोटिंग और 3 को जो रिजल्ट आएगा उसमें अपने आप पता लग जाएगा कि कितने लोग भावनाओं में बहे और कितने नहीं बहे। पहली बात तो। दूसरी चीज़, जहाँ तक मैंने पहले भी एक बात कही है कि एक तरह से कहते हैं ट्रम्प कार्ड हुआ कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के जरिए जनता के इमोशंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि काफ़ी हद तक मैं ये बात भी कहूँगा कि विकास की बात को दरकिनार करके इमोशंस पर आना ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है कैंडिडेट पर। क्योंकि सीधी सी बात है, आपके साथ पर्सनली क्या हुआ, आप कितने चुनाव हारे, कितने जीते या कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अलग बात होती है। इलेक्शन का बेसिक मोटो जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने क्या किया या क्या करवाएंगे। जी, अब उस बेसिक मोटो को साइड में रखकर आप अगर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं या आंसू आपके निकल गए, एक देखिए कई जगह होता है कि हाँ भावनात्मक रूप से आदमी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो वो चीज़ ठीक है, एक नेचुरल सी चीज़ है जो आ जाती है। लेकिन फिर भी इलेक्शन जैसी चीज़ में ठीक है इमोशंस भी डाले जाते हैं, कहीं ना कहीं भावनाओं को भी कहते हैं ना उद्वेलित हो जाता है आदमी, तो भावनाएं भी जागृत हो जाती हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी हद तक ये कह सकता है इलेक्शन मोड भी हो सकता है। जी हमारे साथ में प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी, जनता के बीच जाना, किसी मुद्दे पर भावनात्मक रूप से किसी भी नेता के आंसू आ जाना, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन जब नेता ये कहे या तो मुझे जहर दे देना या मुझे जिता देना, तो ये कितना सही है? देखिए, अभी आपने बात करी कि मूल मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का तो विश्वास यही है कि मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई, इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने लगातार 5 साल इन्हीं मुद्दों पे काम किया है और हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जा रहे हैं। ये अपने घोषणा पत्र में बोलते हैं हम 2.5 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी 3 लाख नौकरी, 3 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुकी है। ये अपने घोषणा पत्र के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का या इस तरीके की किसी योजना का जिक्र नहीं करते। हम यहाँ पे राजस्थान अकेला प्रदेश है पूरे देश में जहां पे 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और 95% से ज्यादा की जनता कवर है। कितने लोगों को मिल रहा है प्रतीक जी? जब आप मुख्य मुद्दों की बातें कर रहे हैं से तो उस पे भी मैं आ जाता हूँ। चिरंजीवी योजना का लाभ कितना मिल रहा है? ये तो अस्पतालों में जाकर हमने देखा है किस तरह से अस्पताल सरेआम मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं दे सकते, चाहे आप कुछ भी कर आंकड़े बता देता हूँ। आंकड़ों से ही चीजों का आप बिल्कुल उसकी स्केल पे आप उसको नापेंगे। 57 लाख से ज्यादा लोग आज तक लाभान्वित हो चुके हैं और लगभग 850 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है, किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, जिनका 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख से ऊपर का इलाज हुआ है और 95% लोग कवर हैं।
राजस्थान एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या है उससे लाभान्वित हो रही हो। बिजली की बात करेंगे 87% जो घर है उनका बिजली का बिल शून्य आ रहा है। किसानों की बात करेंगे ये बोलते हैं हम 6,000 बिजली की बात आ रही है, बिजली पर एक सवाल कर लेता हूं क्योंकि पिछली बार 2018 में आपके घोषणा पत्र में था कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं होगी। 2018 से लेके 2023 तक कितनी बार बिजली के बिल बढ़ाए? बिजली की जो मूल यूनिट की कीमत है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने ये बोला कि कोयला अगर आपको खरीदना है तो अडानी से ही खरीदना पड़ेगा, और ये पिछले दिनों मीडिया में भी आया कि अडानी विदेश से कोयला खरीद करके 4 गुने 5 गुने 6 गुने दामों पर बेच रहा है, और उसी के चक्कर में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना पड़ता है जो कांग्रेस की सरकार ने माफ किया। और मैं बता रहा हूं 87% घरों के बिजली के बिल शून्य आ रहे हैं। 27 लाख किसानों के बिजली के बिल शून्य आ रहे हैं। ये 500 रुपए देते हैं, और अभी हमने एक बोला है कि 10,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे गृह लक्ष्मियों को, और उसकी शुरुआत कर चुके हैं। 40 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मतलब 12,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिल रहा है अभी। और ये बोल रहे हैं हम यूनिफॉर्म देंगे, हम ऑलरेडी दे रहे हैं। 68 लाख बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म और सिलाई के समेत पैसा दे रहे हैं। ये इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया अपना, इसीलिए बोल रहा हूं मूल मुद्दे पे काम होना चाहिए, मूल चीजों पे बात होनी चाहिए। तो फिर क्यों आगे प्रत्याशी भूल जाते हैं? मेरा सवाल यही था, क्यों मूल मुद्दों को भूल जाते हैं? वो ये कह रहे हैं कि या तो मुझे जहर दे दो या मुझे जिता दो। मैंने आपको क्या कहा, ये तो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। 25 तारीख पार्टी को के ये जनता तय करेगी। निश्चित तौर पर प्रतीक जी आपकी पार्टी के प्रत्याशी है, आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो क्यों वो विकास की बात नहीं कर रहे? नहीं, वो विकास की बात भी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के प्रत्याशी को अलग से तो नहीं है करके हम कोई कार्ड नहीं खेल रहे कि गायों की मृत्यु हो गई तो वहां पर घड़ियाली आंसू बहाने वो नहीं कर रहे। और मैं तो आपके चैनल पे आकर के भी बोल रहा हूं कि हम तो विकास के मुद्दे पे 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, हमारी स्कीम के ऊपर, हमारी 7 गारंटियों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बता जाए बीजेपी के प्रवक्ता कि 5 क्या चीजें, ओपीएस की इन्होंने बात ही नहीं करी, अपने घोषणा पत्र के अंदर ओपीएस का जिक्र नहीं किया इन्होंने। तो ये बात करते नहीं है, सिर्फ चुरा लिया, इधर से चुरा लिया, उधर से चुरा लिया, उसको डाल दिया, करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। जी गोविंद छिपा जी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, प्रतीक जी कह रहे हैं कि आपने अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस के जो योजना है उनको चुरा लिया है। हमने कोई चुराया वराया नहीं है, हमने उन्हीं योजनाओं को जो है जिसमें जो इनकी कमी थी उनको प्यूरिफाई करके 1-2 घोषणाओं को हमने जरूर लिया है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे इन्होंने 500 की बात कही, हमने 450 की देने की बात कही है, फ्री स्कूटी की बात कही है, या जो उज्ज्वला योजना में तो पहले से ही 600 रुपए का मिल रहा था, इन्होंने 500 में दे के कौन सा? अरे आपको देखो प्रतीक जी, गोविंद जी, जवाब पेपर लीक का भी देना पड़ेगा। देखो केंद्र में आपकी सरकार है, निश्चित तौर पर ये तो सवाल उठना स्वाभाविक भी है कि आप 450 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। देश में आप ही की सरकार है, क्यों ना पूरे देश के लोगों को आप 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाए, बहुत मदद होगी, बहुत जनता आपको धन्यवाद भी देगी। नहीं, उसका क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ऐसे नहीं है इनकी तरह इनको तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, जहां चुनाव होंगे वहीं पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे अभी रोडवेज के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है दिवाली के 3 दिन पहले कि उनको जो है तनख्वाह नहीं मिली, आप बोनस की बात कर रहे हो। तो ये तो कंगाल कर दिया इन्होंने राजस्थान को, बेतहाशा जो घोषणाएं करते हैं, घोषणा की सरकार हो रही है, उसकी बहस नहीं कर रहा मैं। आज जो है टीयर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। टीयर पॉलिटिक्स देखिए, क्या नाम आएगा प्रतीक भाई, आपको जो गोविंद जी सवाल का जवाब तो दे दीजिए। 70 लाख युवाओं को जो ओपीएस की बात कर लीजिए, जो पेपर लीक की वजह से वो जो युवा उसको दिग्भ्रमित कर दिया आपने, उनके जो आंसू है ना, उनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। उसकी वजह आप हो। आपने 10 तक गिनती गिनी थी, 1 2 4 5 6 7 10 तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा, और 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क कर दी आपने। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देने का बेरोजगारी भत्ते का 3,500 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा रोजगार को भत्ता नहीं मिला। मेरा सवाल आप दोनों प्रवक्ताओं से है। गोविंद जी, मेरा सवाल आप दोनों प्रवक्ताओं से, आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसको जवाब देने के बजाय आप उल्टे सवाल करने लग जाते हो, और जब कांग्रेस के साथी से सवाल पूछा जाए तो वो उसका जवाब देने के बजाय वो भाजपा से सवाल करने लग जाते हैं। तो फिर सवाल करने का काम हमारा है, हमारे को कर लेने दीजिए सर, आप जवाब दीजिए। 25 लाख के बीमा की बात करते हैं, पूरे राजस्थान में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। 25 लाख के बीमा का फायदा किसी, मैं अभी मैंने बता दिया, आंकड़ा बता दिया, 885 लोग हैं।
प्रतीक जी, ये आप भी जानते हो, आपने बोला आप ही 5, जानते 10, तो नहीं, 15 लाख पूरी तक, दुनिया 25 जान लाख रही के है। आरटीआई लगा, ये पता लग जाएगा। ऐसा नहीं लगता है। आपके अपने घोषणा पत्र है, हमारे अपना घोषणा पत्र है, जनता फैसला कर लेगी। बात टीयर पॉलिटिक्स की हो रही है, तो मैंने आपको फिर कह रहा हूं, आप अपने लिए आंसू बहा रहे हो, हम जनता के लिए आंसू बहा रहे हैं। ये जनता समझ रही है और इसका फैसला 25 तारीख को पेटी में बंद करेगी। 3 तारीख को जनता का फैसला सबके सामने आएगा, जो सबको स्वीकार होगा। और ये प्रत्येक सामने लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और पूर्ण बहुमत की सरकार 140 सीटों के साथ गोविंद जी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आप बोले, लेकिन आपने क्योंकि लगभग हर डिबेट में भाजपा का जो प्रवक्ता है वो गिनती तो सीख गया। एक बात तो ये कहनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो बोलता ही बोलता है। मेरा सवाल ये है, आपको लग रहा है किसान परेशान है, किसान की परेशानी दूर नहीं हो रही है, वो संकट में है, परेशानी में है, केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा आप भी माफ कर सकते हैं, किसानों को सहूलियत मिलेगी, आपको वोट भी मिलेगा क्योंकि चुनाव है, क्यों नहीं करते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 500 रुपए महीना प्रति किसान प्रति महीने का हम ट्रांसफर कर रहे हैं डीबीटी के द्वारा। कोई इसमें बेईमानी नहीं है, कोई ये नहीं है कि केंद्र एक पैसा 1 रुपया चल रहा है वहां 15, ऐसा नहीं है। सीधा खाते में ट्रांसफर हो रहा है, वो हम 12,000 करने जा रहे हैं हमारी सरकार आते ही। तो किसानों की चिंता तो हमें है। जी प्रतीक जी से जवाब ले लेते हैं, फिर शरद जी के पास आऊंगा। कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस का कोई भी नेता कभी भी सवालों से नहीं भागता, इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी इन्होंने बोला कि 6,000 रुपए जो दे रहे थे उसको 12,000 करेंगे, ये थे साल के। तो राजस्थान के किसानों को क्यों, पूरे देश के किसानों को दीजिए ना। आप पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मंशा नहीं है। राज्यसभा के अंदर इन्होंने जवाब दिया है कि देश के किसानों पे 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है उसको माफ करने की। ये राज्यसभा के अंदर इन्होंने जवाब दिया, ये इनका पहला जवाब। दूसरा, इन्होंने बोला पेपर लीक। मैंने बताया 3 लाख, हम 3 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। पेपर लीक में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में आरजेएस, आरपीएमटी समेत, आरएस समेत 13 पेपर लीक हुए। 2 लोगों के नाम बता जाएं गोविंद जी जिनको जेल में डाला हो, मैं 200 नाम बताने को तैयार हूं जिनको हमने जेल में डाला। तो ये काम करते नहीं है, सिर्फ और हमसे सवाल पूछने का आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को आपने रोजगार देने की बात की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। ये तो पहली बात तो यहीं पे थोड़ा सा असमंजस हो गया था 2018 में कि आप रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसकी घोषणा की। निश्चित तौर पर कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, कब तक दिया, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने, क्योंकि युवा तो आज परेशान है, इसको तो आप मानना पड़ेगा। हर पेपर, हर परीक्षा का पेपर नहीं, हर नहीं, फिर गलत बात है, ये गलत बात है। मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूं। पिछले साल ईपीएफओ का डेटा आया था, ईपीएफओ के डेटा ने बोला साल भर में प्राइवेट नौकरियों में 8 लाख लोगों की नौकरी लगी है राजस्थान के अंदर। तो ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 75,000 सरकारी नौकरियां दी थी। हमने हमारे कार्यकाल के अंदर 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार ने 9.5 साल के अंदर 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और 7.5 लाख नौकरी दी है मात्र। तो आप रेशो देख लीजिए, 3 साल में, 5 साल के अंदर 3 लाख, 9.5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने 7.5 लाख नौकरी दी है। और जब आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेरोजगारी भत्ता रोजगारों को दिया है। तो इसीलिए बेरोजगार आज जो भी युवा है, आप बाहर जाकर के सड़क पे पूछिए, वो बोलेगी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। चलिए शरद जी हमारे साथ में। शरद जी, क्योंकि विकास की जब बात होती है, मुद्दों की बात होती है, तो दोनों ही पार्टी जो है अपनी वाहवाही लूटने में पीछे नहीं रहती है। क्या आपको लगता है कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है उस पर काम हो रहा है? क्योंकि पत्रिका ने चुनाव से पहले लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जब ग्राउंड की पड़ताल की, तो आज भी आधे से ज्यादा जगहों पर पानी एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसको वो कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, वो उसको सुनिश्चित नहीं करा पा रही, उपलब्ध नहीं करवा पा रही। देखिए, जहाँ तक बात हो रही है मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो बात हो रही है, और ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो एक तरह से कहते हैं चुनाव में गौण हो जाता है, चाहे आप पहले के चुनाव उठाकर देखें या बाद के उठाकर देखें। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ जो मेरा भी एक सवाल ही मानूंगा मैं एक तरह से, कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक बड़ा अजीबोगरीब सा आंकड़ा हर बार जब भी नौकरी की बात होती है तो एक अजीबोगरीब सा आंकड़ा सामने आता है कि ईपीएफओ के खाते बढ़ गए। अब ईपीएफओ के खाते बढ़ने का नौकरियों से क्या लेना देना है? क्योंकि ये कहें 8 लाख है, अभी जैसे प्रतीक जी ने कहा कि 8 लाख खाते बढ़ गए,
केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से यही आंकड़े जारी करती है जब भी नौकरी या रोजगार की बात होती है, तो वो भी यही आंकड़े जारी करती है। तो ईपीएफओ के नॉर्म्स में तो कई चेंजेस आए हैं और उसके बाद कई कंपनियों को बाउंड किया गया, प्राइवेट कंपनीज को, खासकर प्राइवेट सेक्टर को बाउंड किया गया कि उनको ईपीएफओ में खाते खुलवाने पड़ेंगे। तो उन खातों में और इन नौकरियों में क्या कनेक्शन हुआ ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ये दोनों से ही एक तरह से मैं कहूंगा कि मेरी खुद की भी एक जिज्ञासा है जो मैं पूछना चाहूंगा। जी निश्चित तौर पर इनका जवाब ले लेते हैं। जी प्रतीक जी पहले आप दे दीजिए। देखिए, मैंने तो ईपीएफओ का डेटा का जिक्र इसलिए किया कि केंद्र सरकार बार बार करती है, लेकिन मैंने सरकारी नौकरियों का भी जिक्र किया। मैंने बताया कि राज्यसभा में ये जवाब देते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और 9.5 साल के अंदर 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी, और हमने सरकारी नौकरी नियुक्ति 3 लाख से ज्यादा दे दी है 5 साल के कार्यकाल के अंदर। अगर आप उनको मत मानिए ईपीएफओ को, तो सरकारी आंकड़ा मान लीजिए जो सरकारी नौकरी जी मानने 3.25 लाख नौकरियां दे रहे हैं हम। मैं एक जहां वसुंधरा जी ने 75,000 दी थी, हमने 3.25 लाख। शरद जी का सवाल सुन मैं लीजिए। टोकना इसलिए चाहूंगा कि यहाँ जो बात अभी मेरे साथी दर्श ने कही कि मूल प्रश्न का जवाब नहीं आता है, मेरा सवाल ही यही है और मेरी जिज्ञासा भी है इस बात को लेकर, और दोनों से है कि ईपीएफओ के आंकड़े कैसे दर्शाते हैं कि नौकरी मिल गई। शरद जी, मैंने तो आपको सीधे सीधे बताया कि 3.25 लाख लोग सरकारी नौकरियां दी हैं। इन्होंने केंद्र सरकार बोल रही है पूरे हिंदुस्तान में इतने स्टेट हैं वहां मिलाकर के 7.5 लाख नौकरी दी है, तो आप तो इसको ही कंपेयर कर लीजिए। ईपीएफओ का डेटा ये कहता है, अब आपकी जो दूसरा सवाल है मूल उस पर आ जाता हूं। ईपीएफओ का डेटा कहता है कि नए लोगों ने उसके अंदर रजिस्टर्ड किया, तो आपकी बात को बड़ी कर लेता हूं, 8 लाख लोगों में से 7 लाख तो नई नौकरी मिली होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का भी एक डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट भी चलता है, और उसका डेटा भी ये कहता है कि इतने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बाद में नया रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिला है। चलिए गोविंद जी आप भी जवाब दे दीजिए। देखिए कि नौकरी लगना केवल जो हम इसकी बात करते हैं कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, भारत वो देश रहा है हमेशा से जहां बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी। ये आजादी के बाद से इसलिए आई कि हर एक आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको स्वरोजगार योजना से जोड़ते हुए अनेक लोगों को 50,000 से लेकर और 10 लाख तक के ऋण देने का काम, अपना रोजगार कि युवा जो है नौकरी पाने वाला न बनके नौकरी देने वाला बने, इसके तहत करोड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, जिसकी मिसाल है कि गोविंद जी रोजगार की आप बात करें, अब एक सवाल सुन लीजिए। 15 लाख रोजगार हर साल, ये तो आप ही का वादा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वादा था। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। कितनों को दिया? देखिए आप देखिए कितने स्किल योजना, इसके अलावा जितनी भी जो 50 मैं तो गोविंद जी आप जब घोषणा पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं तो क्या साथ में एक नियम और शर्तें लागू भी एक होता है कि जनता के लिए हिडन में कि नियम और शर्तें लागू है? आपने उसमें यह भी जिक्र किया था कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए हम आपको नौकरियां देंगे। आप उसको रोजगार नहीं मानते क्या? कोई अपने पैरों पे पकौड़ा तलने भी तो रोजगार मानते हैं आप तो। आप उसको रोजगार नहीं मानेंगे क्या? आप केवल 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी कोई नौकरी मानेंगे? आप कोई आदमी अपने पैरों पे खड़ा होके और सरकार से बिना किसी गारंटी के जो ऋण लेकर अपना रोजगार खड़ा कर लेता है और अपने बलबूते पे 20,000, 25,000, 50,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या वो रोजगार की श्रेणी में नहीं है? चलिए आप उसको रोजगार क्यों मानते हैं? आप सरकारी नौकरियां कितनों को दे सकते हैं? निश्चित तौर पर वक्त की अभी देखो गोविंद जी कमी है, वक्त हमें अनुमति लेने के लिए कह रहा है बार बार। आज इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब प्रत्याशी जनता के बीच में जाए तो जनता के मुद्दों पर बात करे, जनता की समस्याओं पर बात करे, जनता के विकास का किस तरह से विकास वो करेगा, विकास के रोडमैप पर बात करे, ना कि आंसू बहाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर कमजोर होगा तो जनता का क्या होगा ये सोचना भी बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।